हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट अनएम्प्लॉयमेंट का। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट की जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है और कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है, डिफरेंस क्या है फॉर्मल वर्कर्स में और इनफॉर्मल वर्कर्स में। एक सब कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किए थे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। आज का कंसेप्ट कवर करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब लोग काम करने के लिए रेडी होते हैं, उनके पास स्किल भी होती है और वो एग्जिस्टिंग वेज यानी कि जो सैलरी अब चल रही है उस पर काम करने को तैयार होती हैं, फिर भी उनको काम नहीं मिलता। अगर कोई आदमी काम ही नहीं करना चाहता या वेज पर काम करने को रेडी नहीं है तो उसे अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाता। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन ए है, उसे काम चाहिए तो वो 400 रुपये पर डे पर भी काम करने को रेडी है, पर उसको काम नहीं मिल रहा तो वो क्या कहलाएगा? अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। लेकिन अगर एक पर्सन बी है, वो काम करना ही नहीं चाहता तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप का होते हैं? तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, एक रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को फर्दर डिवाइड किया गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में। वहीं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया दो पार्ट्स के अंदर, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे हर एक को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि सबसे फर्स्ट आता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है उसका सबसे फर्स्ट पार्ट आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि ये छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। ये जब एक काम के लिए जितने लोग जरूरी होते हैं उससे ज़्यादा लोग काम कर रही होती हैं, अगर कुछ लोग काम छोड़ भी देना तो भी आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि अगर किसी खेत में काम करने के लिए सिर्फ 2 लोग की जरूरत है पर वहां पे 5 लोग काम कर रहे हैं, जरूरत सिर्फ 2 लोगों की है तो 3 लोग क्या है? एक्स्ट्रा है। तो जो 3 लोग हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। अगर ये 3 लोग काम से हट भी जाए ना तो भी प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उस खेत में काम करने के लिए 2 लोग ही काफ़ी हैं। इंडिया के जो गांव होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, उनमें ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसके कुछ मेन रीज़न होते हैं। सबसे फर्स्ट रीज़न आता है जॉइंट फैमिली सिस्टम का। जॉइंट फैमिली सिस्टम मतलब कि जहाँ पे लोग इकट्ठे रहते हैं, एक ही परिवार बन के रहते हैं। जो गांव में बड़े परिवार होते हैं, सब लोग फैमिली के खेत में काम करते होते हैं, चाहे ज़रूरत हो या ना हो फिर भी सभी एक साथ इकट्ठे काम करेंगे। इसलिए वर्कर्स की एक्चुअल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लोग काम में लगे रहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे खेत चलाने के लिए 2 लोग काफ़ी हैं, पर परिवार के अंदर 6 लोग टोटल जॉइंट हैं, मतलब जॉइंट फैमिली में टोटल 6 लोग हैं और वो 6 के 6 लोग क्या कर रहे हैं? खेत में काम कर रहे हैं। तो क्या है ये? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि सिर्फ 2 लोग काम कर सकते हैं। अगर 6 लोग परिवार के अंदर है तो 6 के 6 लोग खेत के ऊपर डिपेंड है, तो जो एक्स्ट्रा 4 लोग हैं वो क्या कहलाएंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट रीजन आता है फैमिली साइज का बढ़ना। जैसे जैसे फैमिली का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे जमीन क्या हो जाएगी? पर पर्सन को कम हिस्से में आएगी उनके। फैमिली बढ़ रही है पर जमीन नहीं बढ़ रही, तो एक आदमी के हिस्से में जमीन बहुत कम आ जाती है। इसलिए काफ़ी लोगों के पास पूरा टाइम काम नहीं होता, उन्हें खेत में ही जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि पहले 2 भाई थे, 2 भाइयों के पास 4 एकड़ जमीन थी, अब उनके 6 बच्चे हो गए, बट जमीन अब भी कितनी है? 4 एकड़ ही है। तो काम कम है और लोग क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। तो ये भी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बनते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है इसका रीज़न डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का, कि एग्रीकल्चर के बाहर जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी है। यानी कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही है जो उनके लिए काम का साधन है, एग्रीकल्चर के अलावा किसी और सेक्टर में उनको जॉब नहीं मिलती। तो गांव में जो एग्रीकल्चर के अलावा ज़्यादा जॉब नहीं होती है,
लोग मजबूरन खेत में ही काम करते हैं, चाहे उनकी ज़रूरत हो या ना हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है, मान लेते हैं राम है, राम को नॉन फार्म जॉब नहीं मिली तो वो खेत में ही जुड़ जाते हैं, पर असल में उसकी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट आती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजन नाम से क्लियर है, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, सीजन यानी कि मौसमी बेरोजगारी, मौसम के अकॉर्डिंग जो होते हैं ना वो रोजगार। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है वो सीजन बेस होते हैं, यानी कुछ महीने काम होता है कुछ महीने नहीं होता। जब ऑफ सीजन होता है तब काफी फार्म वर्कर्स काम के बिना रहती हैं, इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इंडिया में एक फार्मर जो साल में सिर्फ एक ही क्रॉप उगाता है वो लगभग 5 से 7 महीने अनएम्प्लॉयड रहता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं राम ने सिर्फ वीट ही उगाया अपने खेत के अंदर, तो जो वीट की फसल सिर्फ विंटर में होती है, बाकी महीने उसके पास कोई काम नहीं होता, तो ये क्या है उसके लिए सीजनल अनएम्प्लॉयड है। जो रूरल एरियाज होते हैं, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के अलावा भी कुछ सीजनल काम होते हैं, जैसे कि सुगर केन क्रशिंग, ब्रिक किलन, इसे हम ईंट का भट्टा बोलते हैं, ये काम भी साल में सिर्फ कुछ महीने ही चलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अब तक तो हमने कवर किया था रूरल का, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी होती है। अर्बन क्या होता है, शहरी क्षेत्र में। तो जो शहरों में भी लोग ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं। जिन लोगों के पास काम नहीं होता वो क्या करते हैं, जाकर के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए आते हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जैसा होता है, मतलब कि लोग जॉब एक्टिवली ढूंढ रहे होते हैं पर मिल नहीं रही होती जॉब उन्हें, मतलब एक्टिव तो है वो जॉब ढूंढने के लिए लेकिन उन्हें जॉब मिल नहीं रही है। जैसे कि यहाँ पे डाटा गिवन है कि 1961 से 2020 तक जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर किए अनएम्प्लॉयड लोगों की जो पॉपुलेशन थी ना, वो 32 लाख से बढ़ के 428 लाख होगी, यानी कि 13 गुना से भी ज़्यादा हो चुकी है ये। तो जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है वो दो टाइप में बांटी जाती है, एक होती है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, जब अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन में काम ढूंढते हैं बट जॉब नहीं मिलती। जैसे एग्जांपल के लिए राम शहर के अंदर गया है फैक्ट्री में जॉब ढूंढने के लिए, पर फैक्ट्री में हायरिंग बंद हो गई है, इसलिए वो क्या होगा, बेरोजगार हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि जो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के मेन रीज़न यहाँ पे ये दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट आता है पॉपुलेशन का जल्दी जल्दी बढ़ना, रैपिड राइज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है पॉपुलेशन बड़ी स्पीड से बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन बहुत फास्ट बढ़ती है तो जॉब ढूंढने वाले लोग यानी कि जो लेबर सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाती है, पर जॉब उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाती। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक फैक्ट्री में 50 जॉब है पर उसमें अप्लाई करने वाले लोग 500 हो गई, तो ऑब्वियस है कि कई लोग क्या रहेंगे, बेरोजगार रह जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्री का शहरों में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन द अर्बन एरिया, की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर कहाँ अट्रैक्ट होती हैं, अर्बन एरिया के अंदर अट्रैक्ट होती हैं, शहरी इलाकों में ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। वो ज़्यादा फैक्ट्री शहरों में ही होती है, जानते हैं हम, देखते भी आसपास भी, इसलिए गांव के लोग शहर में जॉब ढूंढने आ जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्रीज में उतनी जॉब तैयार नहीं हो पाती जितने लोग आ जाते हैं, इस वजह से शहर में बेरोजगारी बढ़ जाती है। ये रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का ओवरफ्लो होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि गांव के अंदर 200 लोग थे, वो शहर आ गए जॉब ढूंढने के लिए, पर फैक्ट्री में सिर्फ 20 ही वैकेंसी थी, तो बाकी क्या रह जाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे। थर्ड रीज़न आता है कि मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और लेबर का कम इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें लेबर क्या की जा रही है, सेव की जा रही है, लेबर को इस्तेमाल नहीं कर रही है। ज़्यादातर काम किससे कर रहे हैं, मशीनों से कर रही है। तो आजकल इंडस्ट्रीज मॉडर्न मशीन यूज़ करती है जिससे काम
कम लोगों से ही हो जाता है। जब मशीनों से काम किया जाता है तो ज़्यादातर काम मशीनें संभाल लेती हैं, लोगों की कम ज़रूरत पड़ती है, तो इससे जॉब अपॉर्चुनिटी और भी कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि पहले पैकिंग में 10 वर्कर्स लगते थे, अब एक ऑटोमेटिक मशीन सब काम कर देती है, तो जो 9 वर्कर्स बेरोजगार हो गए। नेक्स्ट आते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड पार्ट था इसका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी बेरोजगारी की यहाँ पे बात की जाती है। इंडिया में पढ़े लिखे लोग भी जॉब नहीं पाते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पढ़े लिख तो जाते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। फर्स्ट यहाँ पे आता है रीज़न कि जो कॉलेज और स्कूल बढ़ गए पर जॉब नहीं उतनी बढ़ी, कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज स्कूल्स बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए एजुकेटेड लोगों की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ गई है, पर जॉब का जो नंबर है उतना नहीं बढ़ा। तो रिजल्ट क्या है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए हर साल लाखों ग्रेजुएट पास हो रही हैं पर जॉब सिर्फ हजारों में होती है। सेकंड आता है यहाँ पे कि एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड नहीं है, यानी कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा डिग्री ओरिएंटेड है, स्किल ओरिएंटेड नहीं है। यहाँ पे स्किल नहीं सिखाई जाती, स्टूडेंट के पास डिग्री तो होती है पर प्रैक्टिकल स्किल कम होती है, कंपनी को रिक्वायर्ड स्किल नहीं मिलती। जैसे एग्जांपल के लिए बीकॉम या बीए ग्रेजुएट को अकाउंटिंग या कंप्यूटर की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, उसे प्रैक्टिकली आना चाहिए वो काम। जब प्रैक्टिकली नहीं आएगा तो उसके बाद जॉब भी नहीं होगी। नेक्स्ट थर्ड रीजन आता है यहाँ पे कि जॉब अपॉर्चुनिटी का ग्रोथ स्लो है। जॉब अपॉर्चुनिटी का ग्रोथ स्लो है मतलब कि एजुकेटेड लोग तेजी से बढ़ रहे हैं पर जॉब उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, इस वजह से पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर जो अनएम्प्लॉयड लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 1 लाख ग्रेजुएट निकल रहे हैं और जॉब सिर्फ 10,000 ही बढ़ रही हैं, तो जो बाकी 90,000 रह गए वो क्या रहेंगे? अनएम्प्लॉयड रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो यंग पर्सन है उनका बेरोजगार होना। जो 15 से 29 साल के लोग हैं जब जॉब ढूंढने के बाद भी जॉब नहीं पाते तो इसे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये गांव और शहर दोनों जगह होता है और सबसे ज़्यादा एजुकेटेड यूथ इससे अफेक्टेड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जॉब ढूंढ रहा है पर मिल नहीं रही, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, कभी कभी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं वोमेन अनएम्प्लॉयमेंट। वोमेन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो फीमेल है उनके अंदर भी बेरोजगारी पाई जाती है। इंडिया में सिर्फ 22% वोमेन ही एम्प्लॉयड होती हैं, बाकी ज़्यादातर वोमेन घर के काम में बिजी रहती हैं। बाकी कितनी बचेगी? 78%। पर जॉब ढूंढने वाली जो फीमेल हैं उनकी पॉपुलेशन हर साल बढ़ती रहती है, बढ़ रही है धीरे धीरे और भी बढ़ रही है, पर सोशल और इकोनॉमिक रीजन की वजह से उनको जॉब मिलने में प्रॉब्लम होती है। क्या रीज़न होता है? जैसे सोसाइटी कई जगह वुमेन को बाहर काम करने से रोकती है, कि फीमेल के ऊपर बाउंडेशन लगाए जाते हैं कि आप बाहर जाकर के काम नहीं कर सकते, सेफ्टी इश्यूज रहते हैं, और फीमेल के अंदर जो स्किल ट्रेनिंग है उसकी भी कमी होती है जिस कारण से उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि सीता जॉब करना चाहती है, बाहर जाना चाहती है वो, पर उसके पेरेंट्स बाहर भेजने से डरते हैं या आसपास जॉब ही नहीं मिली, तो इसलिए वो क्या रहेगी? अनएम्प्लॉयड रह गई है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज, यानी कि कौन सी कॉमन टाइप है जो अनएम्प्लॉयमेंट की पाई जाती है रूरल में भी और अर्बन एरिया में भी। तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की कई टाइप होते हैं, जो रूरल में भी होती हैं जो अर्बन में भी होते हैं, दोनों जगह पर पाई जाती हैं। जैसे सबसे फर्स्ट आते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो खुली बेरोजगारी होती है। इस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब कोई आदमी काम करना चाहता हो, उसके पास काम करने की एबिलिटी भी हो, फिर भी उसको कोई जॉब नहीं मिलती। इस सिचुएशन में आदमी पूरा टाइम बेरोजगार रहता है, वो घर वालों पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये बेरोजगारी ज़्यादातर
किन लोगों में पाई जाती है? जैसे कि जो खेती बाड़ी वाले मजदूर होते हैं, एग्रीकल्चरल लेबर जो होती है उनमें पाई जाती है इस तरीके की बेरोजगारी। और जो एजुकेटेड यूथ है, पढ़े लिखे जो लोग हैं, एजुकेटेड पर्सन, वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। और जो गांव से शहर जॉब ढूंढने आए होते हैं लोग, वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि राम गांव से शहर जॉब ढूंढने आता है, डिग्री होने के बाद भी उसे कोई जॉब नहीं मिलती, यही ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जुड़ी होती है स्ट्रक्चर से, मतलब कि जो संरचनात्मक बेरोजगारी से बोलते हैं हम, कि ये बेरोजगारी इकोनॉमी में बड़े चेंजेस होने की वजह से होती है। इसमें दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक तो होते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ गया, और दूसरा आता है कि जो डिमांड पैटर्न है वो चेंज आ गया। तो जो फर्स्ट आता है, फर्स्ट मतलब कि टेक्नोलॉजी का चेंज, जब नई मशीन आने से पुराने काम या पुराने वर्कर की जरूरत कम हो जाती है, तो पुरानी जो टेक्नोक्रेट्स या वर्कर की जॉब चली जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए एक फैक्ट्री में मशीन इंस्टॉल हो गई जिससे 10 लोगों का काम एक मशीन कर लेती है, तो जो 10 वर्कर थे अब वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। सेकंड आता है कि जब डिमांड पैटर्न का चेंज हो जाता है, तो जब लोगों की पसंद बदल जाती है, उसकी चॉइस बदल जाती है, उनका इंटरेस्ट बदल जाते हैं, और कुछ इंडस्ट्री इस कारण से बंद हो जाती हैं। उन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स जॉब से निकाल दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर लोग वुडन टॉयज की जगह प्लास्टिक टॉयज खरीदने लगते हैं, यानी कि जो पहले लकड़ी के जो खिलौने थे पहले वो बिकते थे, लेकिन अब लोगों ने वो खरीदने बंद कर दिए, अब उसकी जगह प्लास्टिक के खिलौने खरीदते हैं। तो जो वुडन टॉय फैक्ट्री थी जिसके अंदर वो लकड़ी के खिलौने बनाए जाते थे, अब वो क्या हो गई, बंद हो गई। तो जो उसके अंदर काम करे थे, वुडन टॉयज फैक्ट्री के अंदर जो काम कर रहे थे वर्कर, वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में ऐसी चेंजेस ज्यादा होते हैं, इसलिए रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती है। नेक्स्ट आते पॉइंट अंडर एम्प्लॉयमेंट का। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि इसमें आदमी को पूरा टाइम काम नहीं मिलता, या वो जितना काम कर सकते हैं उतना काम नहीं मिलता, वो हफ्ते या महीने में थोड़े ही घंटे काम करते हैं। तो यहाँ पे नेशनल सैंपल सर्वे के अंदर कुछ डाटा कलेक्ट किया गया कि जो आदमी 28 घंटे या उससे कम हफ्ते में काम करे, उसे हम एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड कहेंगे। जो 29 से 42 घंटे हफ्ते का काम करे, उसे हम लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक के हिसाब से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। दो कंडीशन में अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। सबसे फर्स्ट आता है जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं पर और ज़्यादा काम करने को रेडी होते हैं, और सेकंड आते हैं कि जब लोग दूसरी जॉब में शिफ्ट होते हैं जहां इनकम थोड़ी बढ़ जाती है पर वो काम उनकी कैपेबिलिटी से कम होता है। तो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ये दो टाइप के होती है। फर्स्ट आता है विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसमें लोग फुल टाइम आवर से कम काम करते हैं, यानी कि जितना फुल टाइम होता है ना उससे कम काम करते हैं। इसमें जैसे कि इंसान एक दिन के अंदर 8 घंटे काम कर सकता है, लेकिन उसे सिर्फ 4 घंटे ही काम मिलता है, तो जो बाकी टाइम क्या रहेगा उसका, फ्री रह गया। तो इसको हम विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। इस कंडीशन में लोग फुल टाइम काम तो करते हैं पर उनकी इनकम उनके टैलेंट या क्वालिफिकेशन के हिसाब से बहुत कम होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर किसी इंसान ने एमए किया, मास्टर पास है वो, और उससे सिर्फ पीएन की जॉब मिलती है, तो वो फुल टाइम काम तो कर रहा होता है पर उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं है ये, इसलिए उसे इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयड माना जाता है। नेक्स्ट आती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल मतलब होता है कि जो बदलाव वाली बेरोजगारी होती है। ये बेरोजगारी तब होती है जब लोग एक जॉब से दूसरी जॉब में मूव करने के प्रोसेस में होते हैं। ऑक्यूपेशनल चेंज करते वक्त थोड़ा टाइम के लिए जॉब छूट जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए शादी होने के बाद वर्किंग लेडीज 2 से 3 हफ्ते या फिर 1 से 2 महीने तक जॉब नहीं करती,
और सेकंड रीज़न आता है या कोई आदमी अपनी पुरानी जॉब छोड़कर नई जॉब ढूंढ रही होती हैं, तब वो बेरोजगार हो सकते हैं कुछ टाइम जो बीच में गैप रहते हैं, क्योंकि एक इंसान ने पुरानी जॉब छोड़ दी है और वो नई जॉब ढूंढ रहा है, तो पुरानी जॉब छूटने से नई जॉब ढूंढने तक जो बीच में गैप आएगा वो क्या रहेगा, बेरोजगार रहेगा उतने टाइम तक वो। तो ये टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। नेक्स्ट आते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो ये अनएम्प्लॉयमेंट होती है इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन से जुड़ी होती है, क्योंकि हम जानते हैं इकोनॉमी में कभी बूम, कभी रिसेशन, कभी डिप्रेशन, कभी रिकवरी फेसेस आते रहते हैं। तो जो ये अप्स एंड डाउन्स आए हैं इनके चक्कर की वजह से होती है ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। मार्केट इकोनॉमी का ये नॉर्मल पार्ट है। सबसे फर्स्ट हम कवर करते हैं इसमें बूम। बूम का मतलब लगता है कि बिल्कुल अप पॉइंट पे है जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी फास्ट चल रही होती है इस टाइम पे, लोगों को ज़्यादा जॉब मिलती है और एम्प्लॉयमेंट भी हाई होते हैं। लेकिन जो सेकेंड रिसेशन आता है, रिसेशन क्या होता है कि मंदी की ना शुरुआत हो जाती है इस टाइम से। जो मंदी का शुरुआती टाइम होता है वो रिसेशन कहलाते हैं। इसमें इकोनॉमी स्लो होने लगती है, लोन फंड मिलना मुश्किल हो जाते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी कट होने लगती हैं। फिर आता है डिप्रेशन। इसमें इकोनॉमी बिल्कुल डिप्रेस हो जाती है, ये सबसे बुरा टाइम होता है। इसमें डिमांड बहुत कम हो जाती है, जो कंपनी प्रोडक्शन और जॉब दोनों को कट कर देती है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई हो जाती है। फिर उसके बाद आते हैं रिकवरी टाइम। रिकवरी इसमें थोड़े इम्प्रूवमेंट है जो स्टार्टिंग होने हो जाती हैं, इकोनॉमी फिर से ठीक होने लगती है, डिमांड बढ़ने लगती है, कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, जॉब फिर से क्रिएट होती है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी गई हैं। सबसे पहले आती है स्ट्रक्चरल या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को इकोनॉमी की रेगुलर लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है, मतलब ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाले टाइम में भी हो सकती है। सेकंड आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मार्केट के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसके साथ आती जाती रहती है, बूम में कम होती है, रिसेशन डिप्रेशन में बढ़ जाती है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास आज का एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कॉजेज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट आने के इंडिया में और कैसे इसको हम सेट कर सकते हैं, सजेशन क्या है, ये कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।